हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले थे। एमपी हिस्ट्री है ना। तो एमपी हिस्ट्री को हम फ्रॉम द बिगनिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले एंशियंट, फिर मिडेवल, फिर मॉडर्न। ठीक है, तो देखिए जिस पैटर्न में हम वो लाइट ऑन कर देना। जिस पैटर्न में हम मतलब भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसी पैटर्न में हम यहाँ पे किसको पढ़ेंगे बताइए, एमपी हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पे हम एंशंट इंडिया में सारी चीजें एमपी के हिस्ट्री के रेलेवेंट में नहीं आएंगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, दैट इज द, जब वहाँ हम आईवीसी पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जितना भी जो मैक्सिमम पार्ट था, तो वो कहाँ पे था बताइए, हमारे वेस्टर्न इंडिया में था। और वेस्टर्न इंडिया के साथ साथ मैक्सिमम उसकी साइट्स कहाँ मिली हमें, पाकिस्तान में मिली हैं। मध्य प्रदेश में कोई भी आईवीसी की साइट हमें मिली ही नहीं है, तो आईवीसी को नहीं पढ़ेंगे हम। फिर वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड जब ये दोनों आएंगे, तो इनकी भी साइट्स नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कहां पे थे बताइए, सप्त सिंधु प्रदेश में थे, यानी पंजाब वाले क्षेत्र में। और पंजाब से फिर ये शिफ्ट होकर के कहां पे आगे बताइए, ये गंगा नदी वाले पूरे क्षेत्र में, उत्तर वैदिक काल में कहा, गंगा नदी वाले क्षेत्र में पूरे आ जाएंगे। तो इसलिए उसकी भी कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा आएगा महाजनपद काल। तो महाजनपद में केवल दो महाजनपद हैं जो मध्य प्रदेश में मिलेंगी, है ना। दैट इज, एक हमारी चेदी और दूसरी हमारी क्या, दूसरी सेकंड वन इज अवंती। ठीक है, अवंती यानी कि पूरा हमारा, जैसे जब हम मध्य प्रदेश का मैप बनाते हैं, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मैप में जो उस समय का जो अवंती था पर्टिकुलर, तो कितना कितना रीजन था पूरा कंप्लीट अवंती का, ये पूरा मालवा आता था अवंती में। ठीक है, और इस जनपद को क्या बोला जाता था, अवंती बोला जाता था। और चूंकि ये बहुत बड़ा था, इसलिए इसकी दो कैपिटल बनाई गई थी, एक नॉर्थ में बनाई गई थी और एक कहां पे बनाई गई थी, साउथ में। नॉर्थ की कैपिटल इसकी क्या थी बताइए, उज्जैनी। और साउथ की कैपिटल क्या थी, महिष्मती, यानी वर्तमान का क्या है बताइए, महेश्वर। आ रहा है समझ में, बाहुबली में यहीं से ये नाम लिया गया था पर्टिकुलर। ठीक है, क्लियर है ना। और नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट महेश्वर। नर्मदा नदी का आज तक का जो सबसे बड़ा घाट है, वो कौन सा घाट है बताइए, ये महेश्वर का ही घाट है। ठीक है, क्लियर है। और इसी के साथ ये जो बुंदेलखंड का पठार वाला जो रीजन है, ये है ना, यहां पे हमारी दूसरी जनपद आती है, महाजनपद आती है। दैट इज क्या आती है बताइए, चेदी आती है। ठीक है, तो अब इसी उसमें हम आगे बढ़ेंगे, तो इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम एमपी को पढ़ेंगे, समझ रहे हो। अब चूंकि पूरा इंडियन हिस्ट्री कहां पे कंसंट्रेट हो गया था, मगध पे, ये सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल महाजनपद थी। ठीक है, तो सारी हिस्ट्री हम कहां पे पढ़ते हैं बताइए, ये मगध में पढ़ते हैं, हम पढ़ चुके हैं ना सब मगध का। और फिर जब जब मगध का इंटरेक्शन होगा, जैसे अवंती पर आक्रमण करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि मगध के बाद दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद अगर कोई है, तो वो कौन सी है बताइए, अवंती है। समझ में आ रहा। और अवंती को जीतना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो अवंती पे राज कर लेगा ना, वही फिर कहां जा पाएगा, साउथ इंडिया में जा पाएगा। ठीक है, जैसे आप देखे थे अकबर, तो जो अकबर था, तो अकबर का सपना क्या था, जो बाबर का सपना था। और बाबर का सपना क्या था बताइए, पूरे भारत पे राज करना। लेकिन वो दक्षिण भारत में क्यों नहीं जा पाया उस समय, क्योंकि कृष्णदेवराय था, और कृष्णदेवराय इतना शक्तिशाली शासक था कि उससे बाबर टक्कर नहीं ले सकता था। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसलिए आगे चल करके अकबर यहां पे कौन सा किला है बताइए, यहां पे असीरगढ़ के किले को बहुत मुश्किल से जीतता है। आ रहा है समझ में। असीरगढ़ के किले में जब जाते हैं, तो उसका प्रवेश द्वार ही नहीं मिलता है कि कहां से ये लोग एंटर करें। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि एक जगह जहां से लोगों को सजा देते थे, किले से फेंकते थे, और नीचे भाले वगैरह रहते थे, तो वो वाली जगह से मतलब जो है, तो मुगल्स ऊपर चढ़े थे और बहुत मुश्किल से असीरगढ़ का किला जीते थे। और वहीं से उसको दक्षिण की तरफ जाना था, लेकिन 1605 में अकबर की पेचिश से क्या हो गई, डेथ हो गई। तो अकबर क्या हो गया बताइए, चला गया। ठीक है, तो कहने का मतलब, अगर साउथ इंडिया में आपको जाना है, तो यानी कि ये वाले क्षेत्र पे आपका राज होना चाहिए। और अगर यहां आ जाओगे, तो यानी कि नॉर्थ इंडिया में आगे चल करके किसकी प्रासंगिकता बढ़ जाएगी, दिल्ली की।
समझ रहे हो ना? तो यानी कि ये मिड में है, इसीलिए इसे हार्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, इंडिया का हार्ट बोलते हैं, क्योंकि यहां से दोनों जगह जाना इजी है कि नहीं है। और मगध में क्या प्रॉब्लम जा रही है कि केवल यही वाले क्षेत्र तक सीमित रह जा रहे हैं, है ना? इसलिए अब यहां से एमपी का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कब बढ़ेगा? जब अशोक आएगा, क्योंकि अशोक बहुत बड़ा रूलर रहेगा, बहुत बड़ा सम्राट रहेगा। और अशोक को ही क्या बनाया जाता है? अवंती का गवर्नर बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है बताइए? अशोका को बनाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से यहां से क्या है बताइए, इसकी प्रासंगिकता बढ़ जाएगी, है ना। अब आगे चलेंगे, चूंकि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। आगे चल करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे कौन आएंगे? सातवाहन आएंगे, है ना। यानी कि अशोक हो गया, ठीक है। अशोक कौन से वंश से था बताइए? मौर्य, ठीक है। अब हमको यहाँ पे पूरे इंडियन हिस्ट्री को नहीं पढ़ना, केवल एमपी के कॉन्टेक्स्ट में जो जो रूलर आएंगे केवल उनको पढ़ना है यहाँ पे। तो अगले कौन आएंगे बताइए? यहाँ पे सातवाहन, ठीक है। सातवाहन जो है, तो सातवाहन में मतलब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये लोग अपनी कैपिटल किसको बनाते हैं बताइए? विदिशा को। तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह कौन आ जाती है? उज्जैन के, अरे सॉरी, शुंग, शुंग, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, शुंग, शुंग आएंगे, पुष्यमित्र शुंग आएगा। और शुंग अपनी कैपिटल किसको बनाएगा बताइए? विदिशा को बनाएगा। तो यहां पे किसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा बताइए? विदिशा का। तो इसके बगल में जो दूसरी जगह है, दैट इज क्या नाम है बताइए? विदिशा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी अब, है ना। पहले क्या थी? उज्जैनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब क्या हो जाएगी बताइए? विदिशा हो जाएगी। आ रहा है समझ में? अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे चल करके कौन आएंगे बताइए? सातवाहन आएंगे। तो सातवाहन की विशेषता यह थी कि उन्होंने मालवा के पूरे रीजन तक को कैप्चर करके रखा था। और मालवा के पूरे रीजन को क्यों कैप्चर करेंगे ये लोग? क्योंकि सुंग वंश के समय में जो पुष्यमित्र शुंग आएगा तो यहां इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा देगा। यानी कि अब पूरा मगध से चीजें शिफ्ट होकर के कहां आ गई? आ रहा है समझ में? फिर जब गुप्त आएंगे ना तो गुप्त फिर मगध की तरफ चले जाएंगे, वहां कम्बोज चले जाएंगे, समझ रहे हो? ठीक है। लेकिन अब यहां पे ये एरिया हाईलाइट हो जाएगा। और इसलिए अब यहां पे सातवाहन कहां पे थे बताइए? ये वाले क्षेत्र में थे कि नहीं, है ना। अब यहां से ये लोग पूरा इसको पूरा कैप्चर करेंगे। और इसी बीच में जो हमारे फॉरेन अटैकर्स भी आएंगे कि नहीं आएंगे? जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था भैया, कौन कौन हो गए? हाँ, ISPK, है ना, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुशंस, ठीक है। और यहां पे हमारे कौन आएंगे? यहां पे सब नहीं आएंगे, ठीक है। दैट इज जैसे हर्यक वंश, शिशु हसीन, माशुका, ठीक है। तो देखो, हर्यक एमपी में आएंगे, शिशुनाग आएंगे, नंद आएंगे, मौर्य आएंगे, अशोक, समझ में आ गया, ठीक है। फिर हाँ, अटैक करता है, लेकिन यहां लोग आके ये लोग रूल नहीं करते हैं, अपना साम्राज्य को स्थापित नहीं करते हैं। साम्राज्य को स्थापित अशोक करता है, क्योंकि उसे अवंती का राज्यपाल बनाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब शुंग आएंगे बताइए? हाँ, क्योंकि ये कैपिटल बना देंगे, किसको कैपिटल बना देंगे? विदिशा को। और यहां पे अशोक आएगा तो अशोक क्या कर देगा बताइए? गवर्नर बनेगा। कहां का अशोक गवर्नर बनेगा बताइए? अवंती का, ठीक है। कर्ण का कोई मतलब नहीं है। अब सातवाहन आएंगे, समझ रहे हो? तो सातवाहन एमपी के बहुत मोस्ट ऑफ द रीजन को क्या करेंगे बताइए? कैप्चर करेंगे। जैसे आपको जबलपुर के परिप्रेक्ष्य में अगर बताऊं तो आपको पता है जो त्रिपुर सुंदरी माता का जो मंदिर है वो सातवाहनों ने बनवाया है। वहां पे भले कर्णदेव का जिक्र लिखा हुआ है, लेकिन वो गलत है। रिसेंट के स्टडी में क्या आया है? सातवाहनों ने बनाया है। और सातवाहन कहां थे बताइए? दक्षिण में थे। अरे समझ में? सातवाहन कहां पे थे बताइए? दक्षिण में थे। सातवाहनों की पहली राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान, पैठन। और फिर दूसरी राजधानी क्या थी बताइए? अमरावती। तो यही जो सातवाहन है, तो त्रिपुर सुंदरी माता का वो दैट इज द ललितांबिका माता का मंदिर है, ललिता देवी का मंदिर है। दैट इज महालक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली, ठीक है। तो ये उसकी जो मतलब वो की गई है, कार्बन डेटिंग की गई है मूर्ति से। तो पता चला है वो जो टाइम पीरियड निकल रहा है किसका निकल रहा है? सातवाहनों का निकल रहा है। इसी के साथ जो 64 योगिनी मंदिर है उसका भी टाइम पीरियड निकल रहा है क्या? सातवाहनों का निकल रहा है, समझ रहे हो? तो सोचो इतना पुराना वो मंदिर है, ये दोनों मंदिर जबलपुर के इतने पुराने हैं। तो सातवाहन लोग आकर के, अच्छा वो 64 योगिनी मंदिर में जो बीच में शिव जी का मंदिर है, गए हैं क्या आप लोग? शिव और पार्वती जी हैं और उनकी बारात जाती है, विश्व की पहली ऐसी मूर्ति है वहां पे। तो वो सातवाहनों ने बनवाई थी,
अरे समझ में, इतना पुराना एंशियंट है, जबकि नीचे डिस्क्रिप्शन गलत लिखा हुआ है। अभी रिसेंट की मतलब आर्कियोलॉजिकल की जो स्टडी निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि बुकों में तो बात का लिखा हुआ है, ठीक है, वो चीजें अपडेट होंगी। तो इस तरह से आप देखें, सातवाहनों ने यहाँ बहुत कुछ एमपी में आकर के किया, बनाया, सारी चीजें की, ठीक है। तो समझ में आया सातवाहन। अब यहां देखो, ये एमपी में आएंगे क्या? नहीं, ठीक है। अब शक की बात करेंगे। हाँ भैया बताओ, शक का कोई रिलेशन है एमपी से? शक का कोई रिलेशन है एमपी से? लो सब भूल गए तुम लोग। मालवा, चस्टन, क्या है? शक ही ना। तुम लोग की तो हवाइयां भी उड़े जाते हैं यार। इसका मतलब तुम लोग ने चार्ट आर्ट नहीं बनाया है। अगर बनाए होते ना तो मुंह पे चीजें होती है। आ रहा समझ में? देखो, बिल्कुल पढ़ना जरूरी नहीं है जब तक की चीजें जुबान में ना हो। समझ रहे हो? ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है हम आगे पढ़ ले, आगे पढ़ ले, आगे पढ़ ले, आगे पढ़ ले, सिलेबस कंप्लीट कर ले? ये सिलेबस कंप्लीट थोड़ी ऐसा हो रहा है। आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे सब क्लियर होता जा रहा है। सब क्लिनिक ऑल क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या? सब क्लियर है, सब साफ है? चलो। तो हाँ, शक में मैंने आप लोगों को बताया था भाई, आज भी मैं बता दूं यार, शकों का पूरा नक्शा बनाए थे यार इतने। ये तो तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए कि एक तरफ से तुम बनाओ कि जो तक्षशिला है सर, तक्षशिला में कौन रहेगा बताइए? माउस रहेगा। फिर सर आपने बताया था यहाँ मालवा है ना, तक्षशिला वाले ही शिफ्ट होंगे आगे चल करके मथुरा, तो मथुरा में कौन रहेगा? राजुल रहेगा संस्थापक, ठीक है। फिर यहां से ये लोग आएंगे, पश्चिमी शाखा आएगी, तो पश्चिमी शाखा में मालवा में कौन आएगा? चस्टन। आगे चल करके यही शिफ्ट हो जाएंगे नीचे, तो नासिक, तो नासिक में कौन होगा बताओ? नहपान। इतनी सी तो बात है यार, इतनी सी बात याद नहीं हो रही क्या? समझ रहे हो? ठीक है। तो अब देखो, शकों में किसका रिलेशन है बताओ? केवल ये वाले का हुआ ना। कहां गए हम? ये चस्टन। और चस्टन की लड़ाई किससे होती है? लो, सब साफ है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, वीपीपी से होती है ना। तो वीपीपी इसको हरा देता है, और आगे वीपीपी को फिर कौन हरा देगा? रुद्रदामन। लो, नहपान बोल दिए। नहपान को तो वो पान खिला देगा ना, गौतमी पुत्र शातकर्णी। भैया जीपी, गौतमी पुत्र शात वो नहीं बनाए थे जो क्लास में बनाए थे? दिमाग में रहना चाहिए ना चीजें। हाँ, देखना पड़ेगा, ठीक है। इतना अच्छे से बताया है एंशिएंट हिस्ट्री कि पूरे भारतवर्ष में तुम्हें कोई ना बताएगा इस प्रकार से इंडियन और एंशिएंट हिस्ट्री। समझ रहे हो? चाहे यूट्यूब में देख लो, चाहे दिल्ली चले जाओ, बंगाल चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, सुभाष चंद्र बोस से पढ़ लो। समझ रहे हो? ठीक है। लेकिन मतलब अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर चीजें मतलब गड़बड़ हो जाएंगी। ये वाली कॉपी दिखाना। देखो, ये साइज की डायरी बोले थे, या इससे थोड़ा सा छोटा भी मिल जाए, है ना। ये भी है तो हैंडी है। कैफे में गए, हैंडी है कि नहीं है? इतना ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि छोटी वाली में वो जो विद्यालय है तो काफी छोटी है। कैफे में बैठे, कॉफी ऑर्डर किए, और यू आर डेटिंग विथ योर एंशिएंट हिस्ट्री, नॉट एनी वन अदर। और फटाफट क्या कर लिया? रिवाइज कर लिया चीजों को। समझ रहे हो ना? अच्छा है, ये इस तरह के पेजेस है, ऐसे बीच में से ऐसा कर दिया, है ना। इस साइड में इतना बना लिया, इतना बना लिया, इतना बना लिया, पूरा बना लिया, या एक ही में बना लिया इसी में, है ना, क्योंकि इसके मतलब पेजेस अच्छे हैं, चौड़े हैं, ब्रॉड है, तो लिखते अच्छा बनेगा। समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है ना? तो इस तरह से मतलब, चलो। हाँ, तो समझ में आया आप लोगों को, है ना। तो अब देखिए, हम पहले इसका ओवरव्यू तो जान लेना कि पढ़ना क्या है हमें। एमपी हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है, उसका पूरा ओवरव्यू तो जान लें, तब तो जाकर के हम पढ़ें। तो समझ में आया यहाँ, ठीक है। तो शक में कौन है भैया? चस्टन। कहां पे चस्टन कंसंट्रेटेड है, मतलब कहां पे ये है बताइए? मालवा वाले क्षेत्र में है, ठीक है, क्लियर है ना। फिर पहलव का कोई काम है क्या? ठीक है। अब हाँ, अच्छा, एक चीज और याद रखना, जो सातवाहन है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि सातवाहनों ने किसके सिक्के जारी किए थे बताइए? शीशे के सिक्के। समझ रहे हो? ठीक है। और ये शीशे के सिक्के हमें यहां पे मिले हैं। कहां पे मिले हैं? लम्हेटा घाट में मिले हैं। कहां पे मिले हैं? लम्हेटा घाट में। अब बालाघाट में मिनांडर के सिक्के मिले हैं। मिनांडर किस वंश से था? कहां से था मिनांडर? इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक में, हाँ, यहां पे ये जो है, तो इसमें एक व्यक्ति का जिक्र मिलेगा एमपी के कॉन्टेक्स्ट में। किसका मिलेगा मालूम है? मिनांडर। क्योंकि मिनांडर के सिक्के मिले हैं कहां पे बताइए? बालाघाट में। तो आया था आक्रमण करने मिनांडर, लेकिन मिनांडर हार गया ना।
किससे हार गया मीनांडर? पुष्यमित्र शुंग ने दोनों को पीटा ना, पहले डेमेट्रियस को पीटा और फिर किसको पीटा? मीनांडर को, है ना। तो अब पुष्यमित्र शुंग, तो यानी कि शुंग कहां पे आए हैं? विदिशा में आए हैं ना। तो इनकी लड़ाई हुई थी इनसे, याद करो वो पूरा डायग्राम, वो वही पुरानी चीज, समझ रहे हो। तो यही मीनांडर के सिक्के हमें कहां मिल रहे हैं बताइए? बालाघाट में मिल रहे हैं। तो सातवाहनों के साथ का है मीनांडर की नहीं है बताओ? है ना साथ का, वहां हम फाइट कर रहे थे। तो सातवाहन आएंगे तो उनकी लड़ाई मीनांडर से होगी, इंडो ग्रीक से, तो वो भी तो यहीं आएंगे ना, क्योंकि ये विदिशा में रह रहा है। तो समझ में आया ना कि हाँ, और इस मैं बार बार सातवाहन बोल रहा हूं, सॉरी, शुंग, शुंग, है ना। तो जब जो शुंग रहेंगे तो शुंग विदिशा में आएंगे। तो जब ये विदिशा में आएंगे तो इनकी लड़ाई इंडो ग्रीक से होगी। तो इंडो ग्रीक लड़ने कहां पे आएंगे? यहीं पे लड़ने आएंगे ना, कहीं और पे तो लड़ने नहीं आएंगे ना। समझ रहे हो ना बात को। तो जब ये लोग यहां पे लड़ने आएंगे भैया, तो इसलिए इनके भी सिक्के पाए जाएंगे कि नहीं? तो इसलिए मीनांडर के। और आगे चल करके जो सातवाहन है, तो सातवाहन के शीशे के सिक्के, लेड के सिक्के, कॉइन जो है बहुत बड़ी मात्रा में एमपी में पाए जाएंगे, और यहाँ पे जबलपुर में लम्हेटा घाट में भी पाए गए हैं। तो समझ रहे हो चीजों को, ठीक है। तो इसमें केवल यहाँ मीनांडर का जिक्र आएगा, ठीक है। अब कुषाण, तो कुषाण का कोई एमपी से रिलेशन है बताओ भाई? सीधी सी बात करो ना, कुषाण की पहली राजधानी, आहा, वेरी बैड, वेरी बैड, पेशावर। और फिर पेशावर से कहां आएंगे? मथुरा आएंगे। तो तभी ना यहां मथुरा से निकालेगा अपना कौन सा? सिल्क रूट निकालेगा। तो सिल्क रूट निकालेगा तो सारा जो कलेक्शन रहेगा किसका बताइए? गोल्ड कॉइन का कलेक्शन, ये उठा करके कहां ले आएगा? भारत में। इस प्रकार भारत की सोने की चिड़िया में के नाम पे मतलब और चरम पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है ना। तो इस पैटर्न पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब कुषाण के सामंत कौन? लो, कुषाण के सामंत कौन? अरे भैया यहां पे साथ में, हाँ, शक शक भी रहेंगे और कुषाण भी। इनके सामंत कौन बन जाएंगे भैया? ये गुप्त। गुप्त के सामंत कौन बन जाएंगे बताइए? वर्धन, ठीक है। तो अब यहां पे हम देखेंगे तो गुप्त पूरे यूपी में इस तरफ कंसंट्रेट हो जाएंगे, एमपी से कुछ खास लेना देना नहीं रहेगा। समझ रहे हो बात को? वर्धन का भाई यहाँ कन्नौज चले जाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो हालांकि बीच में, है ना, किसी से लड़ाई होगी ना, शशांक किसका साथ देता है? मालवा के शासक देवगुप्त का। और देवगुप्त की लड़ाई किससे होगी? वर्धन वंश। और वर्धन वंश में किससे लड़ाई होगी? ग्रहवर्मन से। और ग्रहवर्मन कौन है? हु इज द ग्रहवर्मन? दैट इज द हस्बैंड ऑफ राजश्री। राजश्री कौन है? किसकी लड़की है? प्रभाकर वर्धन की। रिलेशन समझ में आ रहा है? तो वो जो हम पूरी चीज पढ़ गए, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मध्य प्रदेश का इतिहास आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इसी के साथ अब यहां पे हमें मध्य प्रदेश का क्षेत्रीय इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। क्षेत्रीय इतिहास मतलब रीजनल हिस्ट्री। रीजनल हिस्ट्री इन द सेंस कि अब यहां भी कुछ छोटे छोटे, जैसे गर्दभिल्ल डायनेस्टी, है ना, हर जगह कुछ छोटे छोटे राजा होंगे। जैसे वहां ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, तो बहुत सारे राजपूत शासकों का उदय हुआ कि नहीं, है ना। तो यहां पे जब शुंग मजबूत रहेंगे तो शुंग रहेंगे, लेकिन ये जो बीच के गैप मिलेंगे, जब यहां पे ये सब कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं ना, एमपी के कॉन्टेक्स्ट में जिन जिन को कट किया, तो इस बीच में यहां पे कुछ क्षेत्रीय शक्तियां यानी कि रीजनल रूलर आ जाएंगे। तो छोटे छोटे रहेंगे तो उनको पढ़ेंगे, समझ रहे हो? वो शायद आप अपने जीवन काल में पहली बार पढ़ेंगे और उनके नाम भी आप पहली बार सुनेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ पैरेलल में हम मतलब इसी पोर्शन में चलेंगे, लेकिन जब जब यहां पे ये सब कोई काम नहीं करेगा तो यहाँ के रीजनल रूलर एक्टिव हो जाएंगे। तो उनके बारे में ज्यादा नहीं, कुछ 5-6 वंश हैं, केवल छोटे छोटे हैं और कुछ ज्यादा ऐसा विशेष नहीं किए, लेकिन चूंकि एमपी का हिस्ट्री इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा, समझ में आए? तो इस प्रकार हमारा एमपी का एंशिएंट हिस्ट्री क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो मिडिवल पढ़ेंगे, मॉडर्न पढ़ेंगे। मॉडर्न एमपी में कुछ विशेष है नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, झंडा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन कहाँ कहाँ पे हुआ, ये सारी चीजें मतलब पूछता है, आ रहा है समझ में? और ऐसा कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो, विशेष, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो एमपी का एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के पहले आपको इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया का अगर एंशिएंट हिस्ट्री आपका क्लियर नहीं है
तो आप रिलेट और कनेक्ट नहीं कर पाओगे। फिर वही रटना रटना, रटा भूला रटा भूला रटा भूला, और प्रक्रिया ऐसे लंबी चलती रहेगी क्योंकि आप चीजों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो ना। और जब तक चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो याद नहीं कर पाओगे, है ना। कि पहले जब हमने याद कर लिया भाई कि शुंग की लड़ाई किस किस से हो रही, किस किस से हो रही है, तो जब पहले ही से कनेक्शन बैठा दिया कि नहीं बैठा दिया, तो चीजें एकदम अच्छी तरह से याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्लियर है, चलिए। हाँ, तो हम फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले को हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज, है ना, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं हम प्रागैतिहासिक। अब बात आती है कि इसकी क्या विशेषता होती है ना। तो ये ऐसा काल है जहां पे कोई स्क्रिप्ट नहीं है ना। जैसे आज आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं तो रोमन स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है, हिंदी लिख रहे हैं तो देवनागरी लिपि लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा टाइम है जहां पे कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, ठीक है। और स्क्रिप्ट नहीं है तो फिर हमें लिखना आएगा क्या, बताइए। अगर स्क्रिप्ट ही नहीं है तो लिखना हमें कहां से आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद जो सेकेंड टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं प्रो हिस्टोरिक एज। यहां प्री और यहां प्रो। आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, समझ में आया। तो यहां पे क्या हुआ, देखिए कि यहां पे लिपि आ गई, यानी कि स्क्रिप्ट आ गई। द बेस्ट एग्जांपल इज आईवीसी, समझ में। लेकिन आईवीसी की जो लिपि थी वो पिक्टोग्राफिक थी, भाव चित्रात्मक थी, यानी कि वहां पे कुछ चित्र के माध्यम से, जैसे मैंने बताया था ना बना के, कि ये लिख दिया इन लोगों ने, ये लिख दिया, ये लिख दिया इन्होंने, ठीक है। इसको आज तक कोई नहीं पढ़ा, इसको बस पढ़ लिए, बोले कि ये मछली है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बाकी किसी को पढ़ सकते हो क्या, है किसी में दम, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है उसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। तो ऐसा काल जहां स्क्रिप्ट तो पाई गई है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो ऐसे टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, प्रो हिस्टोरिक। और जहां पे ना तो स्क्रिप्ट है, और जब स्क्रिप्ट ही नहीं तो कैसे लिखोगे, तो उसे क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक एज। समझ में आया, ठीक है। अब ये वाले टाइम पीरियड में किसका काल आएगा, ओनली आईवीसी का आएगा, समझ रहे हो। अच्छा, अभी रिसेंट में आईवीसी के साथ इसमें वैदिक को भी रख दिया गया है, वैदिक एज को, नॉट उत्तर वैदिक को, वैदिक को क्यों किया रखा गया है मालूम है, क्योंकि यहां की जो लिपि है वो क्या है बताइए, मतलब यहां पे संस्कृत भाषा, सॉरी भाषा यहां की क्या है बताइए, संस्कृत। और इसको जो लिखा गया है वो बहुत क्लिष्ट संस्कृत, बहुत नहीं, आगे चल करके ब्राह्मी आएगी उत्तर वैदिक में। यहां पे बहुत क्लिष्ट संस्कृत, क्लिष्ट संस्कृत मतलब समझते हो, जिसको पढ़ने में बड़ी दिक्कत जाए, तुम पढ़ भी ना पाओ, कि पता चला ये मात्रा लगी है ना, फिर ऊपर ये, है ना, जैसे कुछ बहुत पुराने वैदिक मंत्र होते हैं ना, जैसे आप देखो, है ना, तो जिनको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम जाए, तो इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है, तो इसलिए वैदिक काल को भी यहां रख दिया गया, क्योंकि संस्कृत वहां पे कैसी क्लिष्ट। फिर उत्तर वैदिक काल में वो उसे इजी संस्कृत में लिखा गया, समझ रहे हो। जैसे वेद लिखा गया तो पहले बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा गया, फिर उसको इजी में लिखा गया, तो इजी में कैसे लिखा गया बताइए, ब्राह्मण ग्रंथ, समझ रहे हो। तो बाकी सब उत्तर वैदिक काल में लिखा जाएगा ना। और ऋग्वेद के बाद फिर मैंने बताया था ना, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों, यानी कि आईवीसी और वैदिक पीरियड किस में आएगा, आपका प्रो हिस्टोरिक एज में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा हमारा क्या बताइए, हिस्टोरिक एज। तो हिस्टोरिक एज में भैया स्क्रिप्ट भी रहेगी और उसको बहुत अच्छी तरह से क्या है बताइए, पढ़ा भी जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो यानी कि यहां पे आपका लेटर वैदिक एज से आएगा, लेटर वैदिक एज, यानी कि उत्तर वैदिक काल से लेकर के आज तक, समझ में आया। इस 3 पार्ट में हिस्ट्री को क्या किया गया है बताइए, बांटा गया है, ठीक है, क्लियर है। तो इतना समझ में आया आप लोगों को, है ना। चलो आगे बढ़ें।
तो सबसे पहले हम अपना शुरू करते हैं कि सबसे पहले हिस्ट्री में हमारा कौन सा एज था बताइए, दैट इज स्टोन एज। कौन सी एज थी बताइए हमारी, स्टोन एज, जिसे हम क्या कहते हैं बताइए, पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो स्टोन एज का टाइम पीरियड बोला जाता है कि भैया आज से लगभग 25 लाख ईसा पूर्व, यानी 25 लाख, ठीक है, बीसी से लेकर के 3000 बीसी तक के टाइम को पूरा डिवाइड किया गया है। इसे स्टोन एज क्यों कहा जाता है? इसे स्टोन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार ह्यूमन यहाँ पे इंटरेक्शन सबसे ज्यादा किससे कर रहा है, स्टोन से कर रहा है ना। देखो ये सीधी सी बात है, आपने पढ़ा था वहां पे एंशिएंट हिस्ट्री में फ्रॉम द बिगिनिंग क्लास, वहां वाली याद करो, जब पहली क्लास में आए थे आप लोगों को पढ़ाया था हमने कि कैसे कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। आपने देखा कि सबसे पहले भैया कपी या वानर हुआ करते थे, उनका इवोल्यूशन हुआ रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, फिर उसके बाद निएंडरथल, क्रोमैग्नन, फिर होमोसेपियंस, और होमोसेपियंस के बाद आज हम आधुनिक होमोसेपियंस, आज का मानव। समझ में आया, क्लियर है? तो इतनी चीज क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर क्या होगा, देखिए समझिए बात को, कि ये मानव का विकास क्रम लगातार चल रहा है। अब मानव बन गया कि नहीं बन गया, होमोसेपियंस, तो ये अब यहां आएगा तो नेचर से इंटरेक्ट करेगा कि नहीं। तो सबसे पहले नेचर में क्या थे बताइए, है ना, ये मतलब पहाड़ हो गए, माउंटेन्स हो गए, पर्वत हो गए, और फिर यहाँ पे वो खाने के लिए क्या करेंगे, हंटिंग, तो हंटिंग के लिए क्या बताइए, पत्थर, तो पत्थर को उठाएंगे। तो मैंने बताया था ना कि सब मैंने पूरा आपको शुरू से बताया है सारी चीजें, कि सबसे पहले नदियां रहेंगी, है ना, बैकग्राउंड समझ लो। सबसे पहले क्या रहेगा बताइए, यहां से नदियां निकलेंगी, तो नदियां निकलेंगी तो चट्टानों को काटेंगी, चट्टानों को काटेंगी तो यहां से पत्थर आएगा, तो पत्थर कैसा आएगा बताइए, बहुत ही इर्रेगुलर शेप का आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, इर्रेगुलर शेप का। तो इस इर्रेगुलर शेप के पत्थर को उठा करके क्या कर देंगे, पटक देंगे नीचे, पटक देंगे तो इसके किनारे की चीजें क्या होंगी, अलग हो जाएंगी। तो ये लगभग किस फॉर्म का आ जाएगा, इस फॉर्म का आ जाएगा। तो इसे क्या कहा जाएगा बताइए, पेबुल कहा जाएगा। अब इसी पेबुल से ये वाला हिस्सा काट लेंगे, ये वाला हिस्सा काट लेंगे, अलग अलग टाइप के टूल्स बना लेंगे। तो वही टूल से क्या करेंगे बताइए, ये लोग क्या करेंगे बताइए, हंटिंग करेंगे, शिकार करेंगे। तो टूल्स बनाने का जो पैटर्न था, तो उस पैटर्न के आधार पे स्टोन एज को डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो चलिए, तो इस आधार पे हम देखेंगे, तो सबसे पहले मुख्य रूप से स्टोन एज को 3 पार्ट में बांटा गया है। है ना। तो सबसे पहले जिसे हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज, ठीक है, और हिंदी में कहेंगे हम पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। फिर उसके बाद बीच वाला जो है ना, पूरा मतलब होता है प्राचीन, यानी जो सबसे पहले का रहेगा ना उसे हम पूरा, और पाषाण काल तो है ही, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, पैलियोलिथिक एज, ठीक है। अब बीच वाला जो रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए, मध्य पाषाण काल कहेंगे, ठीक है। और इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, मीसोलिथिक एज, मीसोलिथिक, ठीक है। अब उसके बाद ये सबसे नया वाला है, तो सबसे नया वाला है तो इसे क्या कहेंगे बताइए, नवपाषाण काल, और इंग्लिश में क्या कहेंगे बताइए, नियोलिथिक एज। सन में, ठीक है। अब चूंकि इसका टाइम पीरियड बहुत लॉन्ग टाइम था, इसलिए इसे आगे चल करके 3 पार्ट में बांट दिया गया, ठीक है। क्योंकि यहां पे जो पत्थर से हम जो टूल बना रहे हैं ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे अलग प्रकार का टूल बनाए, फिर उसका एडवांस बनाए, उसका एडवांस बनाए, तो इसलिए फिर इसको 3 पार्ट में बांटा, समझ रहे हो। फिर उसके बाद सिमिलर टाइप के यहां पे, और फिर सबसे एडवांस कहां पे बताइए, यहां पे। और यहां पे तो फिर हम एग्रीकल्चर पूरी तरह से करना सीख गए, तो हमने शिकार को कम कर दिया, एग्रीकल्चर हम क्या करने लगे, ज्यादा करने लगे, ठीक है, क्लियर है ना। तो चलो, तो इस प्रकार अब इसको बोले भैया कैसे बांटे, तो बोले कि भैया इसको तो हमने सबसे पुराना पैलियो मीसो नियो कर दिया, तो इसे क्या करो भैया, लोअर मिडिल अपर कर दो। तो पहले वाले को हमने लोअर बोला, फिर जो बीच वाला है तो इसे हमने क्या बोला बताइए, मिडिल बोला, और इसे हमने क्या बोला बताइए, अपर बोल दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसको 3 उसमें है ना। तो लोअर हमारा क्या, अब सब जगह पैलियोलिथिक पीरियड, क्योंकि कौन सा काल है बताइए, पैलियोलिथिक, तो पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। अब
अब बात आती है कि मैंने बताया था आप लोगों को कि सबसे पहली बार यहीं पे हम टूल बनाएंगे। कैसे टूल बनाएंगे? नदी से ये आया इर्रेगुलर शेप का, तो ये पत्थर यहां पे आया हमारे पास, ठीक है। अब इसी पत्थर से हम क्या करेंगे कि इसी पत्थर से यहां के किनारे के पोर्शन को काट के अलग कर लेंगे। अलग कर लिए इतना पोर्शन, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम अलग कर लिए, यानी कि यहां से, यानी ये जो बेसिक मटेरियल है इर्रेगुलर से हमने इसे बनाया पटक के रेगुलर, इसे बोला जाएगा पेबुल। क्या बोला जाएगा बताइए? पेबुल। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब पेबुल से ही सबसे पहली बार हमने इसे निकाल लिया। समझ में आया किनारे के पोर्शन को? तो किनारे के पोर्शन को हमने निकाला, तो देखो 1 2 3, यहां से हम 3 चीज निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? देखो, एक निकाला, दूसरा निकाला, एक में इस तरफ हमने क्या कर दिया बताइए? धार कर दिया, यानी शार्प कर दिया। किस तरफ शार्प कर दिया? देखो ये। और दूसरे में हमने दोनों तरफ क्या कर दिया? शार्प कर दिया। तो वन साइडेड जब शार्प करेंगे तो इसे चॉपर कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए? चॉपर। मतलब ऐसे मांस को काटना है हमें, समझ रहे हो? फिर पता चला काटते 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 इसकी धार खत्म हो गई, तब उसको फिर धार करोगे तो टाइम लगेगा ना, और तुरंत काटना है, तो हमने दूसरे तरफ भी धार कर दिया, तो यहां की धार खत्म हो गई, तो यहां से करने लगे, तो यहां से करने लगे, तो इसको क्या कहेंगे बताइए? चॉपिंग। क्या कहेंगे बताइए? चॉपिंग, ठीक है। अब इसी पत्थर से बीच वाला हिस्सा हम निकालेंगे। आ रहा समझ में? ये यहां से ये देखो, ये वाला इतना निकाल लेंगे, तो देखो ये ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताइए? ठीक है। और यहां पकड़ने का बेस बना लेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हेड एक्स, क्योंकि इसका हमने हेड पकड़ लिया और ये कुल्हाड़ी जैसा शेप है ना, इसलिए तो इसे हमने क्या बोला है बताइए? हेड एक्स बोला गया है, ठीक है। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो लोअर पैलियोलिथिक एज है इसे चॉपर चॉपिंग कल्चर कहते हैं, और साउथ इंडिया में हमने ऐसा टूल बनाया था, इसलिए साउथ इंडिया में इसे हेड एक्स कल्चर कहते हैं। समझ में आया? पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। क्लियर है? यानी कि चॉपर चॉपिंग कल्चर कहां पे? नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में यही पेबुल से हमने क्या बनाया? हेड एक्स। तो इसे क्या कहेंगे? हेड एक्स कल्चर। कहां पे कहेंगे? साउथ इंडिया में। इतना समझ में आया? उसका फर्स्ट फेज। पैलियोलिथिक एज को 3 पार्ट में क्यों बांटा गया है? क्योंकि पहले फर्स्ट फेज में हम इसको यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो? फर्स्ट फेज में हम किसको यूज कर रहे हैं बताइए? इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कहां जाएंगे? नेक्स्ट इसमें आएंगे। अब बात आती है, ये हम क्यों पढ़ रहे थे? क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि एमपी में, नॉर्थ इंडिया में कौन सा प्लेस मिलेगा? और नॉर्थ इंडिया में मध्य प्रदेश का वो स्थान कौन सा है? कौन सा है? हथनौरा। तो यहां पे जो साइट लिखेंगे आप, तो हम एमपी की पढ़ रहे हैं ना, तो हम एमपी की साइट लिखेंगे, और एमपी की वो साइट कौन सी है? दैट इज हथनौरा। तो हथनौरा में क्या मिला है भैया? चॉपर चॉपिंग टूल। समझ में? तो प्रश्न क्या बनेगा स्नेहा उलाल जी? प्रश्न क्या बनेगा कि मध्य प्रदेश में चॉपर चॉपिंग कल्चर की साइट क्या है? तो आप आंसर क्या करेंगे बताइए? हथनौरा है। समझ में आया? तो ये हम क्यों पढ़ रहे थे, समझ में आया? किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं? एमपी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो हथनौरा, हथनौरा जगह कहां पे है? साइट की अब डिटेल ले लेते हैं थोड़ा सा। हाँ बताओ भैया, हथनौरा कहां है? मध्य प्रदेश में भोपाल के बगल में एक जगह है जिसका नाम क्या है? सीहोर, ठीक है। यहीं पे एक बहुत प्रसिद्ध जगह है। सबसे अच्छे किस्म का गेहूं कहां पाया जाता है बताओ भैया मध्य प्रदेश में? हाँ नहीं, सबसे अच्छे किस्म का, उच्च किस्म की गुणवत्ता का होशंगाबाद में। अच्छा, परसेंटेज के आधार पे सबसे ज्यादा गेहूं कहां पाया जाएगा? लो, परसेंटेज के आधार पे सबसे ज्यादा गेहूं कहां पाया जाएगा एमपी में? नर्मदापुरम इज द राइट आंसर। होशंगाबाद भी नहीं कहेंगे, नर्मदापुरम कहेंगे आप, ठीक है। क्या कहेंगे बताइए? नर्मदापुरम कहेंगे, ठीक है। बेसिस ऑफ द परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब समझते हो?
कि उस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा क्या होता है, ये होता है परसेंटेज का मतलब। और सबसे ज्यादा गेहूं कहां? अरे भैया, मालवा को गेहूं की डलिया कहते हैं, तो सबसे ज्यादा कहां होगा? हालांकि मालवा में काली मिट्टी है, इन लोग को करना तो कुछ और चाहिए था। क्या चाहिए था? जहां पे काली मिट्टी होती है वहां किसकी खेती होती है? ठीक है, कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई। लेकिन ये लोग करते क्या हैं? गेहूं। क्यों करते हैं? कैश क्रॉप है ही नहीं, मतलब नहीं, मतलब नहीं, जलवायु भी नहीं। एक छोटी छोटी चीज इंटरव्यू में पूछ लेता है। दैट इज चेकिंग योर कॉन्सेप्ट। इसलिए भैया, क्योंकि हमारे यहां का भैया मेन फूड गेहूं है। नहीं, आपने रिक्वायरमेंट बोला, मतलब नहीं जुड़ेगा। मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा भैया हम गेहूं खाते हैं ना। अगर आप रिक्वायरमेंट की जगह डिमांड बोल देते तो मैं मान लेता। ये बताओ, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसकी डिमांड है, गेहूं की है कि चावल की है? साउथ इंडिया में जाए तो चावल की है, और मैं साउथ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्थ इंडिया में एमपी की बात कर रहा हूं। तो सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट खाने, यानी हम सबसे ज्यादा क्या खाते हैं बताओ? चावल। कहाँ चावल खा रही हो? अच्छा, तुम खाती होगी, लेकिन मध्य प्रदेश ज्यादातर क्या खा रहा है बताइए? गेहूं ही। भैया, रोटी ही ना खाते हैं हम सबसे ज्यादा? रोटी ही खाते हैं ना सबसे ज्यादा, है ना? खाते तो साथ में हम चावल भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्यादा डिमांड और ज्यादा खाने का अगर आप निकालोगे तो रोटी, रोटी ही निकल रहा है। हाँ, बालाघाट में चले जाओगे तो चावल, पर्टिकुलर एक मतलब जो क्षेत्र है। साउथ इंडिया में चले जाओगे तो पूरा चावल। समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है? हाँ। तो ये छोटी छोटी चीज आप मतलब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम कहां पे, ये कहां की साइट है आपसे पूछेगा, ये साइट कहां है? तो लोअर, कहां की साइट है ये? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की साइट है ना? अब बात है, इसको खोजा किसने? अरुण सोनकिया ने। इसे किसने खोजा? उस व्यक्ति का नाम क्या है बताइए? अरुण सोनकिया। अब समझ में आया ना कि प्रीलिम्स में प्रश्न क्यों गलत हो जाते हैं कॉप्स वाले? क्योंकि आप कहीं से फैक्ट रटे रटाए पढ़े हैं, उसी को टिक लगा करके आ जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में सोचते नहीं है। तो पूछता है कि हाँ, अच्छा, और सबसे अच्छी किस्म का गेहूं मालूम कहां पाया जाता है? यहीं सीहोर के पास एक जगह है, आस्टा। याद रखना, आस्टा। मतलब क्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं, क्वालिटी मतलब समझ रहे हैं ना? ए ए ए ए डबल प्लस क्वालिटी का मिल रहा है, सबसे अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। आ रहा है समझ में? ठीक है। और वो गेहूं वहां के किसानों से डायरेक्ट कौन खरीद लेता है आपको पता है? दैट इज स्मार्ट रिलायंस, रिलायंस स्मार्ट बाजार हो गया, या हाँ आईटीसी वाले, आशीर्वाद का आटा, आशीर्वाद का आटा, हाँ आईटीसी कंपनी का, यहीं से बनता है। इसी को पीस पीस करके और थोड़ा सा इसमें मैदा मिक्सचर कर देते हैं, और मिक्सचर करके फिर मॉल में रख देते हैं, है ना? मैदा इसलिए मिला देते हैं कि रोटी बनाए तो उसका कलर जो है तो एकदम व्हाइटिश आए, तो देखने में क्या है बताइए? अच्छी लगे। आ रहा है समझ में? ठीक है। अच्छा, हमें कंटिन्यूअस एक फूड नहीं खाना चाहिए। जैसे आप रोटी 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 खाते जाओगे तो आपके शरीर में बीमारी पैदा करेगा। चावल 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 खाते जाओगे तो शरीर में बीमारी करेगा, और रोटी के बाद चावल खाओगे तो और बीमारी पैदा करेगा। और हम क्या कहते हैं? पहले तो बैठते हैं, है ना, ढाबे में या कहीं रेस्टोरेंट में, कि यार सबसे पहले तो यार ले आओ, क्या ले आओ? पनीर पसन्ना ले आओ, हम प्रसन्न हो जाए खा के, ठीक है। या पनीर लबाबदार ले आओ, और साथ में क्या ले आओ भैया? बटर नान ले आओ साथ में, है ना, एकदम मैदे वाला। तो पच ही नहीं रहा है, जाके वो बिग इंटेस्टाइन में आज भी क्या है बताइए? बैठा हुआ है, जिसके कारण स्टमक बाहर निकला हुआ है, पच नहीं रहा है। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में हमने क्या ऑर्डर करते हैं? जीरा राइस, दाल तड़का। क्या लोगे? तड़का लोगे, फ्राई लोगे? तड़का, है ना। और फिर जीरा राइस, फुल प्लेट हाफ प्लेट? है ना, हाफ प्लेट लोगे, क्योंकि रोटी खा लिए ना, ठूस लिए 4-5 रोटी, तो फिर उसके बाद अब हाफ ही चलेगा ना, ठीक है।
अब उसके बाद वो चावल खा लिया और ज्यादा नुकसान कर दिया रोटी के बाद। जब रोटी खाओगे तो पर्टिकुलर रोटी, लेकिन सब्जी ज्यादा खाना है हमारे यहाँ, ठीक है। फिर चलो उस सब में कभी बाद में बात करेंगे, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड खाना है, वही वही डेली नहीं खाना है ना। हमारे यहाँ इंडियन किचन का एक ही पैटर्न, सुबह रोटी बेल दो, हाँ, एक सब्जी छौंक दो, लुठूस दो, खाओ। आ रहा है समझ में, ठीक है। अच्छा, जितना आप नेचुरल फ्रूट खाएंगे, सैलेड खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, उतना आपके लिए क्या है। अच्छा, दोपहर में खाना खा लो, तुरंत नींद आने लगती कि नहीं आने लगती। इतना हैवी लंच ले लिया तुमने तो पूरा ब्लड कहाँ चला गया बताइए, उसको पचाने के लिए चला गया, तो ब्रेन से ब्लड नीचे चला गया, तो तुरंत क्या आ जाएगी, नींद आ जाएगी। तो 15 मिनट के लिए क्या करोगे, सो लोगे। उसकी जगह खाने के थोड़ा पैटर्न में बदलोगे तो एनर्जी, सुबह अच्छा हैवी खा लो, हाँ, फिर शाम तक क्या है बताइए, चलता रहेगा। हमारे यहाँ उल्टा रात में हैवी खाते हैं, है ना। तो रात में इतना ज्यादा है, जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पंजाबियों के साथ, है ना, पराठा छोड़ नहीं सकते बटर के साथ, और वेट इतना ज्यादा आ गया कि घुटनों में इतना ज्यादा लोड पड़ गया कि उनसे अगर बोलो कि पराठा छोड़े, बोले मर जाएंगे लेकिन पराठा लस्सी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 5 दिसंबर 1982 को खोजा इन्होंने। कब खोजा भैया, 5 दिसंबर 1982 को खोजा। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे मिला क्या है भाई, आखिर यहां पे ऐसा सबसे ज्यादा विशेष क्या मिला है। सबसे पहले साइट कहां की है, लोअर पैलियोलिथिक एज की है। और यहां पे आप लोगों को मालूम क्या पता, वो जो मानव का हम पढ़े हैं ना, तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये उंगली के अपोजिट इसके पास अंगूठा आ गया, तो सारा काम यहीं से हो गया ना। सोचो अगर तुम्हारे पास अंगूठा ना हो तो कुछ कर पाओगे, अंगूठा है तभी तो लिख पा रहे हो, और इसके कारण तुम आज जीवन के बहुत महत्वपूर्ण काम कर पा रहे हो। क्या, पकड़ पा रहे हो, ये देखो पकड़ लिया, और ये ना होता तो क्या होता, कुछ ना हो पाता। समझ रहे हो बात को। तो ये है होमो इरेक्टस, हाँ, क्योंकि इसके बिना आप पकड़ ही नहीं सकते ना, जब पकड़ ही नहीं सकते तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये सबसे बड़ी विशेषता किसकी बताइए, होमो इरेक्टस की। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये होमो इरेक्टस यानी कि इसकी खोपड़ी मिली है भाई, कहां पे मिली है, कहां पे मिली है, हथनौरा में मिली है। कहां पे मिली है, हथनौरा मिली है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता भाई कि ये सीधा खड़ा हो गया। कैसा खड़ा हो गया भैया, सीधा खड़ा। तो जब सीधा खड़ा हो गया तो ट्रेवल कर लेगा कि नहीं कर लेगा, है ना। जब झुके हो तो कहां ट्रेवल कर पाओगे, और सीधे खड़े हो गए तो अब दूर दूर तक। तो इसलिए इसे बोला गया है नर्मदेसिस, इस खोपड़ी को नाम दिया गया है, क्या दिया गया है, नर्मदेसिस, है ना। चूंकि नर्मदा नदी है यहां, और नर्मदा नदी के किनारे, आ रहा समझ में, मतलब लाइफ लाइन ऑफ एमपी क्या है, नर्मदा नदी है ना, इसलिए इसको नाम नर्मदेसिस दिया गया है। तो पूछता कि नर्मदेसिस कहां मिला है, तो कहां मिला है बताइए, हथनौरा में मिला है। ये है क्या, होमो इरेक्टस का खोपड़ा है, स्कुल है, ठीक है, स्कुल किसका, ह्यूमन स्कुल, ठीक है, क्लियर है ना। और ये भारत में मिलने वाला सबसे एंशियंट क्या है बताइए, ह्यूमन स्कुल, यानी कि ये जो है ह्यूमन स्कुल इंडिया का सबसे ज्यादा एंशियंट है, इंडिया का सबसे ज्यादा एंशियंट। सोचो एमपी में मिल रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया ये कि नहीं हो गया। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है। और इसी के साथ यहां पे हमें विलुप्त हाथी का कंकाल मिला है। जैसे पहले के हाथी जो होते थे मैमथ, अरे समझ में, थोड़ा सा और बड़े होते थे, मुंडे उनका बड़ा होता था, दांत बहुत आगे तक जाते थे ऐसे करके, है ना। जैसे आप देखे होंगे पुरानी मूवी में मैमथ को देखे होंगे। तो यानी कि दूसरा हमें यहां पे मिला है, पहला नर्मदेसिस मिला है, और दूसरी चीज हमें क्या मिली है, एलिफेंट जो है ना, तो उसका हमें क्या मिला है बताइए, कंकाल मिला है। किसका बताइए, एलिफेंट का मिला है। तो एक कौन कौन सी प्रजाति का मिला है, एक स्टेगोडान एक मिला है, स्टेगोडान, ठीक है। और जो दूसरा मिला है एलिफस, एलिफस। समझ में आ गया आप लोगों को, ये क्या मिला है बताइए, स्टेगोडान और दूसरा एलिफस। समझ में आया, ठीक है। इसी के साथ इसी समय में देखो भाई क्या क्या मिल गया, हमने देख लिया यहां पे, पहला ये मिला, दूसरा
ये मिला, इसकी दो प्रजाति मिली है ना, स्टेगोडान और एलिफस। तीसरा जबलपुर के लम्हेटा घाट में डायनासोर के अवशेष मिले हैं, यानी कि डायनासोर का हमें क्या मिला है, यहाँ पे फॉसिल मिला है। ठीक है, तो लम्हेटा घाट गए हो? ठीक है, तो जो लम्हेटा घाट है ना जबलपुर में, तो यही लम्हेटा घाट में हमें डायनासोर के फॉसिल मिले हैं। उसका नाम रखा गया है राजा फॉरस, डायनासोर, डायनासोर। ठीक है, क्या नाम रखा गया है, राजा फॉरस। इसके अंडे का हमें मिला है, फॉसिल मिला है ना। अंडा दब गया होगा नीचे, लंबे तक दबा 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 दबा, तो प्रेशर के कारण क्या हो गया, ठोस हो गया, जम गया। तो बाद में पता चला कि ये पत्थर बन गया, तो वो अंडे के शेप में था, उसको देखा गया तो पता चला भैया ये तो डायनासोर का अंडा निकला। तो समझ में आया कि हथनौरा से क्या क्या मिला है, हथनौरा से ये दो चीज मिली है, और लम्हेटा घाट से क्या मिला है, यानी कि हथनौरा और लम्हेटा घाट, और जहां से नर्मदेशिस और हाथी का कंकाल, स्टेगोडान और एलिफस, और यहाँ राजा फॉरस फॉसिल, ये कहां से मिल रहा है हमें बताइए, मध्य प्रदेश से। कहां से मिल रहा है, मध्य प्रदेश से। दूसरी साइट है महादेव पिपरिया, जो कि नरसिंहपुर की है। दूसरी साइट कौन सी है, सॉरी दूसरी लम्हेटा घाट हो गई ना ये, ठीक है। तीसरी नरसिंहपुर में, और नरसिंहपुर में उस जगह का नाम क्या है, महादेव पिपरिया। समझ में आया? ठीक है, और ये महादेव पिपरिया, ठीक है, यहां इसकी खोज किसने की है, एपी खत्री। खोज, इस साइट की खोज एपी खत्री ना। हालांकि इसे खोज नहीं बोलेंगे, ये तो पहले से थी, मतलब इसका पता लगाया है। जैसे आप पढ़ते हो ना भीमबेटका की गुफाएं, विष्णु वाकड़कर, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? ठीक है, तो इसी प्रकार यहां कौन भैया, एपी खत्री। ठीक है, अब बात आती है यहां पे हमें क्या मिला है मालूम है, तो यहां पे हमें पेबुल मिला है। आखिर मिला क्या है, पेबुल। भैया ये सब साइट कौन सी पढ़ रहे हैं हम, समझ में आ रहा है कौन सी साइट पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो इस टाइम का मानव कौन हुआ, होमो इरेक्टस। ठीक है, हाथी पुराना वाला, मैमथ, जैसे दो प्रजाति, क्या क्या नाम, स्टेगोडान और एलिफस। और लम्हेटा घाट में इसी टाइम का क्या मिल रहा है, अंडा, अंडे का फंडा डायनासोर का। ठीक है, और नरसिंहपुर महादेव पिपरिया में क्या मिल रहा है, पेबुल। व्हाट इज पेबुल, यहीं से चॉपर, चॉपिंग, हेड एक्स बन रहा है। हेड एक्स साउथ इंडिया में बनेगा, नॉर्थ इंडिया में नहीं बनेगा, इसलिए साउथ इंडिया में लोअर पैलियोलिथिक कल्चर को हेड एक्स कल्चर कहा जाता है, और नॉर्थ इंडिया में लोअर पैलियोलिथिक एज के कल्चर को चॉपर, चॉपिंग कल्चर कहा जाता है। तो पेबुल कहां पे मिल रहा है बताओ, एमपी में नरसिंहपुर में मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है ना। चलो, इसके बाद एक जगह और है यहां पे नरसिंहपुर में, भूतरा, यहां पे भी यही मिल रहा है। भूतरा में यही पेबुल से मतलब क्या ही मिलेगा, चॉपर चॉपिंग मिलेगा। तो पूछ ले, चॉपर चॉपिंग पूछ ले, पेबुल पूछ ले, तो आप क्या बताओगे भाई यहाँ पे, समझ रहे हो? ठीक है, चलो अब हम अपनी अगली साइट पे चलते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी अगली साइट जो है तो मिडिल पैलियोलिथिक एज। ठीक है, क्लियर है। और उसकी हम क्या देखते हैं बताइए, साइट देखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या हुआ बताइए, मिडिल पैलियोलिथिक एज हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। तो इसी के अब एडवांस टूल बनेंगे यहाँ पे क्या बनेंगे बताइए, इसी टाइम के अब और एडवांस टूल बनेंगे। ठीक है, और एडवांस टूल ये कैसे बनाएंगे, तो अब इन्होंने देखा भाई कि इससे भी हमें अब नेक्स्ट लेवल के हथियार की आवश्यकता है। इन्होंने बोला अब हमने भैया इसको काट तो लिया, अब हमें उसकी जानवर के मतलब खाल से बाल को निकालना है। तो बाल को निकालने के लिए इन्होंने क्या बनाया मालूम है, ये बनाया। अब ये नुकीला पोर्शन है, तो इससे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, खुरच खुरच के, आ रहा है समझ में? तो दैट इज द खुरचनी, क्योंकि खुरच खुरच के हमको क्या करना है, हम निकालना है ना।
देखो सबसे पहले तो कुछ नहीं लेते थे, पेबुल लेते थे, पेबुल लेकर के पेड़ के ऊपर बढ़ जाते थे। जानवर कहाँ रेस्ट करने आता था? पेड़ के नीचे, क्योंकि छाव रहती थी। उसके सर में मार दिया अद्धा तो मर गया, उसको तारे दिखने लगे। जैसे ऐसे ऐसे करने लगा तो उसको पकड़ लिए, गला दबा दिए, तो मर गया वहां पे। समझ में आया? फिर अब जानवर होशियार हो गया, बोला पेड़ के नीचे जाएंगे तो ये लोग मार डालेंगे, तो पेड़ के नीचे जाते ही नहीं था। तो जाकर के वो कहाँ रहने लगा? मैदान में। ठीक है, तो अभी उसका पीछा करते करते मैदान गए। तो मैदान गए तो मैदान में मतलब क्या करते थे कि पत्थर को लेकर के, अब बोले कि इतना भारी पत्थर तो मार नहीं पाएंगे, तो इससे क्या करो बताओ, छोटा छोटा पत्थर बनाओ। तो आगे चल करके ये लोग छोटा छोटा पत्थर बनाएंगे। कैसा? ये बनाएंगे तो मारेंगे तो सक्के से उसके गले में गब जाएगा तो मर जाएगा। ठीक है, फिर मोगली वाला बनाएंगे, मारेंगे तो ये लौट के क्या आएगा बताइए? वापस आएगा, अर्धचंद्राकार आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका इस टाइप का बनाएगा नुकीला, है ना? ठीक है, क्लियर है? तो ये इस टाइम पे आकर के बनाने लगेंगे एडवांस टाइप के। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, अब जब इनको पकड़ा है तो इसको छीलना काटना भी पड़ेगा। तो काटने के लिए तो ये बना लिए थे, कट 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 कट। अब बाल आ रहा खाने में, खाने में बाल आ रहा तो डिस्टर्बेंस होगा कि नहीं होगा बताइए? तो उसके लिए लेके क्या बना देंगे, ये बना देंगे। तो इससे खुरच खुरच करके बाल को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। अब इतना बड़ा जानवर पकड़े हैं, तो इतना बड़ा जानवर पकड़े हैं तो उसको क्या करेंगे बताइए? उठा पाएंगे क्या? नहीं उठा पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो यार, इसमें इसी से क्या करो, छेद दो। और छेदने के बाद अमरबेल होती है ना जंगल में, तो उसको उसमें फंसाओ और ऐसे करके साथ में क्या कर जाओ बताओ, ले जाओ। समझ रहे हो? तो उसी से नेक्स्ट लेवल की क्या बनाएंगे, टूल बनाएंगे। तो यानी कि अब मिडिल पैलियोलिथिक की साइट कहाँ पे मिलेगी? तो देखते हैं, मतलब जो जो टूल का यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बांटा गया है। ठीक है, तो पहले को लोअर बोल दिया गया, दूसरे को क्या बोला गया बताइए? मिडिल पैलियोलिथिक एज। समझ में आया? तो इसकी साइट कहां मिलेगी? एमपी में। ठीक है, यानी कि ये वाले टूल कहां मिलेंगे? तो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, यहां। ठीक है, तो इसकी जो मतलब खोजे हैं एसडी सांकलिया, मध्य प्रदेश में एसडी सांकलिया। ठीक है, अब बात आती है, तो सबसे पहली साइट इसकी कहां पे है? साइट की बात कर रहे हैं, गुप्तेश्वर। कहां है गुप्तेश्वर? ग्वालियर वाला है ये, ध्यान देना। ठीक है, कौन सा बताइए? ग्वालियर वाला है। ठीक है, और इसके बाद दूसरी जगह है समनापुर। और ये समनापुर कौन वाला है मालूम है? नरसिंहपुर। ठीक है, तीसरी साइट है हमारी भीमबेटका। अब देखो भीमबेटका एक ऐसी साइट है ना जो कई जगह रिपीटेशन में आएगी। समझ में आया? तो सबसे पहली बार भीमबेटका साइट हमें कहां मिलेगी? मिडिल पैलियोलिथिक एज में। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहां पे स्क्रैपर मिलेगा। अरे समझ में, खुरचने वाला हथियार मिलेगा। ठीक है, और छेदने वाला, इसी से फिर छेद भी देंगे, छेद देंगे कि नहीं? ठीक है, तो भीम बैठका, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, और समनापुर, समनापुर। ठीक है, और एक साइट हमें मिलेगी आदमगढ़। आदमगढ़ कहां है? वर्तमान के नर्मदापुरम, पुराना होशंगाबाद, आदमगढ़। तो यानी कि नर्मदापुरम। तो साइट समझ में आई? गुप्तेश्वर, समनापुर, भीमबेटका, आदमगढ़। ये कौन सी साइट है जहां पे हम यूज क्या कर रहे हैं? स्क्रैपर। इसी से हम छेद भी दे रहे हैं, समझ रहे हो? खुरज भी दे रहे हैं इसी से, और छेद भी दे रहे हैं, दोनों काम कर ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना? चलो, इतना समझ में आया आप लोगों को? तो ये साइट आपसे एग्जाम में पूछता है, गुप्तेश्वर, समनापुर, भीमबेटका, आदमगढ़। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपर पैलियोलिथिक एज पे आते हैं। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक एज पे आते हैं। तो जब हम अपर पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं यहां पे, तो यहां पे अब क्या होता है? एडवांस मानव मिलेगा। अब जाकर के यहां होमो, मतलब होमो इरेक्टस से आगे चल करके होमोसेपियंस तक पहुंच जाएंगे। कहां तक पहुंच जाएंगे? होमोसेपियंस। तो अब जब होमोसेपियंस आ जाएगा तो इसको बहुत सारा नॉलेज रहेगा। जैसे इसको यहां सबसे पहली बार, हालांकि फायर की अभी पूरी तरह से ये लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन पता चल जाएगा फायर। कैसे पता चल जाएगा? कि नदी के किनारे चकमक पत्थर है, तो खाली टाइम में पत्थर से पत्थर को ऐसे खेल रहे थे, तो उससे चिंगारी आई, तो वहीं पास में क्या है, झाड़ी में आग लग गई, तो उससे उनको हीट मिली। तो इससे पता चला कि यार मतलब ये आग लग जाती है, लेकिन अभी यूज नहीं कर रहे हैं।
पहली बार परिचित हुए हैं। तो दो प्रकार का प्रश्न पूछता है। 100% यूज नवपाषाण काल में, यानी कि नियोलिथिक एज में करेंगे। अब पहली बार परिचय कहां पे हो जाएगा? लोअर पैलियोलिथिक एज में, यानी जैसे होमोसेपियंस आ जाएगा। और होमोसेपियंस कहां जाएगा बताइए, है ना? अपर पैलियोलिथिक एज में, है ना? मैंने आप लोगों को सब बताया था ना, जैसे देखो शॉर्ट में यही देख लो। सबसे पहले क्या बताइए, कपी या वानर, और कपी या वानर से फिर रामापिथेकस, रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हम आगे बढ़ेंगे होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो यहां पे होमो हैबिलस और यहां पे होमो इरेक्टस, ठीक है। इसके बाद जर्मनी में बहुत एडवांस मानव आएगा, लेकिन वहीं खत्म हो जाएगा, वहां की निएंडर घाटी में, ठीक है। तो निएंडरथल, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा क्रो-मैग्नन, लेकिन ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में होमो सेपियंस। और हम लोग कौन है, डिसाइड कर लो, ये है कि ये है, ठीक है। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम अब पहुंचे हैं यहां पे, कहां पे पहुंचे हैं, ये वाले टाइम पीरियड में, समझ में? दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, ये दिख रहा है यहां पे, जिसमें इस स्टेज में हम कहां पे आ गए हैं। तो इसलिए हम किससे परिचित हो गए बताइए, फायर से, ठीक है। अब हम यहां पे खेती से भी परिचित हो जाएंगे, लेकिन करेंगे नहीं। कैसे खेती से परिचित हो जाएंगे? जैसे धान का पौधा है, पहले वो जंगली घास था, तो देखिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उगता है, फिर मर जाता है, फिर उसका ऊपर वाला देखे खाए, बोले यार ये तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा मीठा मीठा लग रहा है, एक खाए अच्छा लगा, तो ऐसे खूब सारे कलेक्ट कर लिए, खूब सारे कलेक्ट कर लिए तो अच्छा लगा, आ रहा है समझ में? फिर बोले यार कि खाने में थोड़ा सा टाइट टाइट सा है, आ रहा है समझ में? तो कुछ वहां गिरा, बारिश हुई तो पानी में थोड़ा सा फूल गया, बोले यार ये पानी में चला गया तो सॉफ्ट हो गया, तो क्यों ना इसको यार पानी में डाल देते हैं। अब पानी में डाल के उसको फुला के खाने लगे। फिर आगे चल करके जब फायर हो जाएगा तो पहले कच्चा मांस खाएंगे, तो कच्चा मांस अच्छे से पचेगा नहीं, पचाने में बहुत टाइम लगेगा, आ रहा है समझ में? तो बोले यार ये क्यों ना अगर कहीं से सॉफ्ट हो जाए अगर, तो फिर उसके बाद आग के साथ उसको पका के खाने लगेंगे। मतलब ये सब होमोसेपियंस का ब्रेन कर रहा है। करेगा कि नहीं करेगा बताइए? जैसे आज एआई खोजा आपने, तो क्या आप आज से 10 साल पहले सोच सकते थे कि एआई कोई खोज लेगा? सोच सकते थे कि आप यहां बैठे हैं, एक बटन दबाएंगे तो नीचे रैपिडो वाला खड़ा रहेगा और पूरे जबलपुर में आप जहां बोलेंगे छोड़ देगा? आज जबलपुर में कहीं भी जाना आसान है कि नहीं? पहले वहीं तक जाना आसान था जहां तक मेट्रो बस जा पाती थी, लेकिन आज आप कहीं कुलिया उलिया में भी, उसामा बिन लादेन वाली जगह में भी रहते हैं, तो रैपिडो ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा बताइए? ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? है ना? एक बटन दबाए, क्या खाना है, जोमेटो से रस मलाई का मन कर रहा है, ऑर्डर किए, खटाक से 15 मिनट में आ जाएगी। तब एआई का ही खेल है ना कि नहीं है? अरे ऐप एआई पे वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो एडवांस टेक्निक हो गई। आज तो कहीं किसी को घर से निकलने की जरूरत नहीं है, ब्लिंकिट आ गया है, 5 मिनट के अंदर घर में क्या है बताइए, जो भी सामान चाहिए ला करके क्या है बताइए दे दे रहा। नहीं पहले आलस लगता था ना, मम्मी बोलती थी जाओ फॉर्चून की दुकान से वो ले आओ, और तब तक नहीं जाते थे जब तक 5 या 10 रुपए रिश्वत ना मिले। कुछ ना कुछ तो चाहिए ना खाने के लिए, डेयरी मिल्क मिल जाए, कैडबरी मिल जाए, या कुछ मिल जाए, आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो। इसी प्रकार एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में धान के पौधे को जान गया। देखो अभी इसका यूज नहीं है, केवल क्या हो रहा है, इनसे इंट्रो हो रहा है। कमर्शियल यूज कहां, नियोलिथिक एज में करेंगे, ठीक है, क्लियर है ना? तो इस प्रकार मतलब आपसे पूछेगा, दो प्रकार के प्रश्न पूछता है, इंडियन हिस्ट्री हो चाहे एमपी हिस्ट्री हो, कि सबसे पहली बार भैया फायर और सबसे पहली बार एग्रीकल्चर, इसके बारे में नॉलेज, तो नॉलेज मिलेगा यहां पे। और जब यूज बोलेगा तो नियोलिथिक में जाएंगे वहां, तब जाकर के, ठीक है। और इसी के साथ यहां पे भैया होमोसेपियंस आ गया ना, तो अब खाना खाया है, मांस खाया है, मांस को पचाने में, कच्चा मांस दोपहर को गुफा के अंदर बैठेगा 4 से 5 घंटा लगेगा कि नहीं? अभी आपको पचाने में 15 से 20 मिनट लग रहा है, वो भी पका खाना, तभी सो जा रहे हो, तो वो भी सोएगा, तो खाली टाइम वहां कुछ टाइम पास चाहिए, तो टाइम पास में वो जो भी एक्टिविटी करता है उसी को चित्र बनाने लगेगा। खाली टाइम पे माइंड फ्री रहेगा तो सोचेगा ना, तो क्रिएटिव सोचेगा ना, तो क्रिएटिव सोचेगा तो ये क्या करने लगेगा, रॉक पेंटिंग्स। और यही रॉक पेंटिंग्स हमें कहां मिलती है, भीम बैठका। अब देखो भीम बैठका यहां भी मिल रहा है, कई बार भीम बैठका मिलेगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भीम बैठका यहां क्यों मिल रहा है भाई? क्योंकि यहां पे क्या मिल रहा है, स्क्रैपर का यूज के कारण। यहां भीम बैठका क्यों मिल रहा है, रॉक पेंटिंग। अब खाली टाइम बैठा है तो आसपास के पेड़ पौधों को लिया, उनकी छाल से कूट कूट करके क्या बनाया, रंग बनाया और चित्र बना दिया, जो काम करता है, क्या क्या काम करता है बताओ?
इस तरह की पेंटिंग बना दिया। आ रहा है समझ में कि क्या कर रहा है भाई, इसको मार रहा है, क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। समझ में आया? तो ये सब आपको देखने को भीमबेटका। गए हो आप लोग भीमबेटका? देखे हो? नहीं गए? अरे कहीं गए नहीं जबलपुर के बाहर? इतनी अच्छा शहर है यार, जंक्शन है, यहाँ से कहीं भी जाने के लिए ट्रेन है। और तुम लोग तो विद्यार्थी हो, कहीं भी जा सकते हो, स्लीपर स्लीपर में ही टंग के क्या बताइए चले गए बढ़िया। जा करके घूमे वहाँ, भीमबेटका घूमे, सांची का रायसेन घूमे, स्तूप घूमे, ये सारा घूम के बढ़िया टूर करके देखे के आ गए। तो महीने में एक आध बार घूम गए तो माइंड भी रिफ्रेश हो गया, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है ना। ट्रेवल से माइंड एक्सप्लोर होता है। ठीक है, चलना है। 5-5 हजार सब जमा करना, हम ले चलेंगे। 5-5 हजार जमा तो करो, 5-5 हजार जमा करो, सबको ले चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो बड़ी वाली बस कर लेंगे, उससे चलेंगे। ठीक है, चलो पहले पैसा पहले लिया जाएगा, है ना, और हिसाब कोई नहीं पूछेगा। चलो आगे बढ़े। तो समझ में आया भीमबेटका? तो सबसे इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है? भीमबेटका, जो कि कहां पे है? अब्दुल्लागंज, रायसेन। ठीक है, भीमबेटका कहां पे है? पहली साइट अब्दुल्लागंज, रायसेन में है। 1957 में वीएस वाकड़कर, वीएस वाकड़कर, कब भैया? 1957 में। ठीक है, समझ में आया? यहां पे हमें क्या मिला है? क्या मिला भैया? रॉक पेंटिंग्स मिली है। क्या मिली है ना? अच्छा, अभी मतलब ये पूरे मतलब इंडिया की ऐसी जगह है जहां पे भीमबेटका में सबसे पहला वाला मानव से लेकर के आखिरी वाला मानव तक मिलेगा। इसलिए भीमबेटका इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसी जगह है जहां पे शुरू से लेकर के अंतिम तक सारी चीज मिलती है, चाहे टूल्स हो, हथियार हो, ह्यूमन हो। समझ में आ गया? इसलिए भीमबेटका इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आप लोग को भीमबेटका क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, क्लियर है? चलिए दूसरी साइड क्या है? खापरखेड़ा, धार। दूसरी साइड खापरखेड़ा, और खापड़खेड़ा कहां पे है भैया? धार में है। समझ में आ गया? दूसरी साइड। ठीक है, इसकी खोज एसवी ओटा ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लिख लो एसवी ओटा ने की थी। यहां पे मिला क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, इसका फॉसिल मिला है। जबकि डायनासोर राजा फॉरस कहां मिला है? लम्हेटा घाट में। कौन से टाइम पीरियड में? इसका पहला वाला, लोअर में। ये सब हम कहां देख रहे हैं? ये सारा आप अपर में आ गए हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, हाँ, खोज एसवी ओटा, ओटीए, एसवी ओटा। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ एग्जैक्टली, ऑस्ट्रिच। चलो अब इसी के साथ अगली लास्ट जगह है घोड़माड़ा, डिंडोरी। अगला है घोड़माड़ा, जो कि कहां पे है बताइए? डिंडोरी में है। कहां पे है बताइए? डिंडोरी में। अपर पीलियोलिथिक एज के टाइम का। यहां पे हमें ईयर रिंग्स मिला है, कान का झुमका, ईयर रिंग्स मिला है। क्या मिला है? ईयर रिंग्स मिला है। समझ में आया? ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम शॉर्ट में लिख दें, लिख लिए सब? हाँ, शॉर्ट में हम यहां पे देखें, देखो मैं साइट लिखता हूं कि सबसे पहला लोअर पैलियोलिथिक एज, फिर दूसरा हमारा मिडिल पैलियोलिथिक एज, तीसरा हमारा अपर पैलियोलिथिक एज। तो इसकी साइट देखते हैं। तो लोअर की पहली साइट क्या थी बताइए? हथनौरा थी। दूसरी साइट हमारी क्या थी? लम्हेटा घाट थी। तीसरी साइट हमारी क्या थी बताइए? महादेव पिपरिया, और इसी के साथ इसी में कॉमा करके भूतरा, जो कि कहां पे हैं ये दोनों? नरसिंहपुर में। समझ में? यहां की पहली साइड बोलिए गुप्तेश्वर। गुप्तेश्वर कहां पे है बताइए? ग्वालियर। दूसरी साइड कौन सी है? समनापुर। समनापुर कहां पे है बताइए? नरसिंहपुर में। ठीक है, तीसरी साइट हमारी कौन सी है? भीम बैठका। और भीम बैठका के बाद चौथी साइट हमारी क्या है? आदमगढ़।
यहाँ भीमबेटका में क्या मिलेगा, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे क्या मिला, याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन हथनौरा में नर्मदेसिस और क्या मिला बताइए, हाथी का कंकाल, दैट इज फर्स्ट वन इज हाँ, और सेकंड वन, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब यहाँ तीसरा हम आए तो यहाँ की पहली साइट क्या है, भीमबेटका, क्योंकि यहाँ भीमबेटका में अब होमोसेपियंस आ जाएगा ना, तो होमोसेपियंस के कारण यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स। तो बहुत बार प्रश्न पूछा है कि रॉक पेंटिंग कब, अपर पैलियोलिथिक एज में कब, भीमबेटका में, कहाँ पे, समझ में आ गया सब, क्लियर है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है बताइए, खापर, क्या नाम है भैया, खापर खेड़ा। खापर खेड़ा कहाँ पे है, धार। यहाँ पे क्या मिला, अंडा, किसका बताइए, शुतुरमुर्ग का। यहाँ पे किसका अंडा मिला है बताइए, अंडा किसका मिला, राजा फॉरस। राजा फॉरस कौन है बताइए, डायनासोर है, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पे जो तीसरी साइट है वो कौन सी बताइए, घोड़ा माड़ा। घोड़ा माड़ा कहाँ है, डिंडोरी। और डिंडोरी में यहाँ पे क्या मिला, इसी टाइम पीरियड का पत्थर का ईयर रिंग्स मिला है। अब आभूषण भी बनाने लगे ना, अब यहाँ क्रिएटिविटी करेंगे कि नहीं करेंगे खाली टाइम पे, समझ में आया। तो दैट इज द मेजर साइट ऑफ अपर पैलियोलिथिक एज। अब कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताइए, मीसोलिथिक एज की एमपी की साइड और नियोलिथिक एज की एमपी की साइड, और इसी के साथ फिर आईवीसी को नहीं पढ़ेंगे, वैदिक को नहीं पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक को नहीं पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, महाजनपद को, और फिर उसी के साथ पैरेलल में उठाएंगे रीजनल रूलर्स को, ठीक है। तो क्लियर है, इतना समझ में आया सभी लोग को, किसी को कोई समस्या डाउट, आज इन साइट को याद कर लेना, ऐसे इस प्रकार से डायरी में अच्छे से लिख लेना, और उसको पलट पलट के क्या कर लेना, देख लेना, समझ में आ गया, ठीक है। चलो, कल से 8:30 बजे से क्लास रहेगी, 8:30 बजे से 9:30 एमपी